नमस्कार। मुद्दे की बात में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋषि शुक्ला और आज बात करेंगे विपक्ष मुद्दों से भटका सीसी पर अटका। और बात विपक्ष मुद्दों से भटका सीसी पर अटका। संसद की दहलीज से एक ऐसी खबर बाहर आई जिससे देश के लोकतांत्रिक इतिहास के पन्ने पलट कर रखते हैं, जिसने दिल्ली से लेकर कोलकाता तक हड़कंप मचा दिया है। एक ऐसी खबर जिसने देश के पावर कॉरिडोर में पॉलिटिकल अर्थक्वेक ला दिया है। सवाल सीधा है कि क्या विपक्ष मुद्दों की लड़ाई हार चुका है, जो अब अंपायर पर ही हमला बोल रहा है। कल रविवार को मुख्य चुनाव आयुक्त यानी कि सीसी ज्ञानेश कुमार ने पश्चिम बंगाल समेत 4 राज्यों पौंडीचेरी में चुनावी शंखनाद किया। तारीखें आ गई हैं, रणभेड़ी बच गई है, लेकिन इस ऐलान से ठीक 48 घंटे पहले ममता बनर्जी की अगुवाई में विपक्ष ने वो कदम उठाया जो आजाद भारत के इतिहास में कभी नहीं हुआ। इतिहास में पहली बार किसी मुख्य चुनाव आयोग के खिलाफ महाभियोग यानी कि इम्पीचमेंट का नोटिस दिया गया है। विपक्ष का आरोप है कि चुनाव आयोग निष्पक्ष नहीं है। आरोप है कि सीसी साहब एसआईआर के जरिए बीजेपी को फायदा पहुंचा रहे हैं। लेकिन क्या ये वाकई लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई है या फिर हार के डर से पहले ही विक्टिम कार्ड खेलने की तैयारी? विपक्ष के इस 10 पन्नों के चार्जशीट में 7 बड़े आरोप लगा गए हैं। टीएमसी का कहना है कि ज्ञानेश कुमार ने अपने पद का दुरुपयोग किया है, भेदभाव किया है और सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की अवहेलना की है। जरा आंकड़ों पर गौर कीजिए। लोकसभा के 120 सांसदों ने साइन किया, राज्यसभा के 73 सांसदों ने समर्थन दिया। नियम कहता है कि लोकसभा में 100 और राज्यसभा में से 50 सांसद चाहिए, यानी कि संख्या बल के हिसाब से विपक्ष ने अपनी ताकत झोंक दी है। लेकिन क्रोनोलॉजी समझिए। चुनाव की तारीखों के ऐलान से ठीक 2 दिन पहले ही क्या ये नोटिस क्यों? क्या विपक्ष को यह अंदेशा है कि जमीन पर हवा उनके पक्ष में नहीं है? विपक्ष कह रहा है कि एसआईआर के नाम पर लाखों वोट काट दिए गए। टीएमसी का दावा है कि यह सर्जिकल स्ट्राइक उन वोटर्स पर हुई जो विपक्ष के कैडर है। पर सवाल यह है कि अगर चुनाव आयोग संवैधानिक संस्था है तो क्या उस पर इस तरीके का दबाव बनाना सही है? क्या चुनाव से ठीक पहले संवैधानिक संस्थाओं की साख पर सवाल उठाना देश की लोकतांत्रिक छवि को नुकसान नहीं पहुंचाता? सियासत में एक पुरानी कहावत है, जब खिलाड़ी हारने लगता है तो वो पिच की खराबी या अंपायर की बेईमानी का शोर मचाता है। विपक्ष का कहना है कि ये संविधान बचाओ की जंग है, वहीं सत्ता पक्ष का तर्क है कि यह भटकाव की राजनीति है। क्या विपक्ष बेरोजगारी, महंगाई और विकास के मुद्दों पर सरकार को नहीं घेर पा रहा है? क्या इसलिए अब पूरी लड़ाई को व्यक्ति बनाम संस्था बना दिया गया है? ये पहली बार है जब हम सीसी को हटाने के लिए महाभियोग के नोटिस पर चर्चा कर रहे हैं। ये कोई छोटा आरोप नहीं है। दुर्व्यवहार और पक्षपात जैसे शब्द जब चुनाव आयोग के लिए इस्तेमाल होते हैं तो पूरी दुनिया की नजरें भारत के लोकतंत्र पर टिक जाती है। अगर विपक्ष के आरोपों में दम है तो ये लोकतंत्र के लिए काला दिन है, लेकिन अगर ये सिर्फ चुनावी स्टंट है तो ये जनता के साथ सबसे बड़ा धोखा है, क्योंकि अंत में वोट एम्पायर नहीं जनता डालती है। सवाल है कि क्या चुनाव आयोग वाकई किसी खास दल की बी टीम की तरह काम कर रहा है? महाभियोग का ये नोटिस क्या वाकई सुधार के लिए है या फिर चुनाव टालने या माहौल बनाने की कोशिश? क्या वोटर लिस्ट में गड़बड़ी के आरोपों में कोई ठोस तथ्य या ये सिर्फ सियासी नैरेटिव है? और सबसे बड़ा सवाल कि क्या विपक्ष मुद्दों की पटरी से उतरकर टकराव की राजनीति पर उतर आया है? और इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उमेश त्रिपाठी जी, जो कि कांग्रेस नेता हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उमेश जी, क्या कुछ कहना है? सबसे पहले तो आपका स्वागत है। और जिस तरीके से ये महाभियोग जारी किया गया है और विपक्ष कहीं ना कहीं बहुत लंबे समय से, बिहार में चुनाव हुए और उसके बाद अन्य राज्यों में भी चुनाव हुए, और विपक्ष आरोप लगाता रहा है कि चुनाव आयोग बी टीम की तरह काम कर रहा है। और ऐसे में इतिहास में अब पहली बार ऐसा हो रहा है कि महाभियोग दायर किया गया है जिसमें लोकसभा के 120 और राज्यसभा के 73 सांसदों ने हस्ताक्षर किया है। तो क्या वाकई चुनाव आयोग पर सवाल उठाए जा रहे हैं या विपक्ष अपनी हार का ठीकरा पहले ही चुनाव आयोग पर फोड़ता हुआ नजर आ रहा है? विक्टिम कार्ड प्ले कर रहे हैं आप लोग। अनम्यूट कीजिएगा प्लीज, आपकी आवाज नहीं आ पा रही। उमेश जी, आपकी हमारी आवाज। नेता। जी आवाज आ रही है अभी जी आपको? जी जी अभी आवाज आ रही है आपको? जी, कंटिन्यू करिए प्लीज। हमारी नेता प्रियंका गांधी जी ने लोकसभा में
सरकार के सामने ये कहा कि यदि आप बहुत चुनाव में और जनता के समर्थन की बात करते हैं, बैलेट पेपर से चुनाव करा लें, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। देखिए, जो आज देश के तमाम राजनीतिक दलों, विपक्षी दलों के सांसदों ने इम्पीचमेंट का इनका नोटिस दिया है आर्टिकल 324 कॉन्स्टिट्यूशन के तहत, वो हम्म। ज्ञानेश कुमार की हरकतों को देखते हुए किया है। ज्ञानेश कुमार जी पहला देश का ऐसा चुनाव आयुक्त है जो जाके अमित शाह के पैर पड़ लेता है, मोदी जी के पैर पड़ लेता है। इसके वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहे हैं। तो क्या ये दर्शाता नहीं है कि एक ऐसा चुनाव आयुक्त है जो कि सरकार का सबॉर्डिनेट बन के काम कर रहा है? जबकि चुनाव आयोग जो है सरकार के सबॉर्डिनेट नहीं है। हमें वो दौर मालूम है जब श्री टी एन शेषन साहब जो है इलेक्शन कमिश्नर थे, वो कहते थे पॉलिटिशियन का मैं ब्रेकफास्ट करता हूं। और उन्होंने देश में चुनाव की जो साख बनाई थी, वर्तमान चुनाव आयुक्त ने उस साख को खत्म कर दिया। आज हमारे देश का चुनाव जो है पाकिस्तान के चुनाव और बांग्लादेश के चुनाव के समतुल्य हो गया है, जहां सरकारें जिसको चाहती हैं उसको चुन लेती हैं, एक फॉर्मेलिटी कर दी जाती है। और आज की तारीख में जो देश में चुनाव ईवीएम पे हो रहे हैं, उसमें पूरी दुनिया को मालूम है ईवीएम पे चुनाव में क्या किया जा रहा है। ये 100% वीवीपैट के लिए भी तैयार नहीं है। और जिस प्रकार से ईवीएम का चुनाव हो रहा है, ये तो दिखावा है कि चुनाव हो रहे हैं। ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के हिसाब से एक फॉर्मेलिटी की जा रही है। उमेश जी, नियम के मुताबिक आपके पास संख्या बल है, लेकिन क्या आपके पास सबूत भी है? और महंगाई, बेरोजगारी जैसे बुनियादी मुद्दे छोड़कर अब जिस तरीके से संस्था बनाम व्यक्ति के तहत आप लोग ये मोर्चा लेकर खड़े हैं, तो क्या विपक्ष बेपटरी होता जा रहा है अपने मुद्दे से? विपक्ष बेपट्टी नहीं हो रहा। हमारा मूल कार्य है विपक्ष में होने के कारण जनता के दुख दर्द देश के सर्वोच्च प्लेटफॉर्म पर पार्लियामेंट में उठाना और जनता के बीच में विभिन्न सार्वजनिक स्थानों पर उठाना। आज देश में एलपीजी की किल्लत है। आज देश में देश के इतिहास सर्वाधिक बेरोजगारी है। और जब पूरा दुनिया इस समय एक तीसरे विश्व युद्ध की ओर बढ़ रही है, तब अपने आकाओं को भारतीय जनता पार्टी के खुश करने के लिए ज्ञानेश कुमार ने तत्काल इलेक्शन का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। आप देखिए इनके पूर्व के जो वो कंडक्ट है, उसमें गुजरात के चुनाव हो, उसकी डेट कुछ की डिक्लेयर की, कुछ की बाद में डिक्लेयर की। ये तो बीजेपी की टीम ही है इलेक्शन कमीशन। क्योंकि हमें लोकतंत्र में चुनाव में भाग लेना पड़ता है, इसलिए हम भाग ले रहे हैं और हम कोई हताशा में नहीं है। लेकिन देखिए, समय आएगा, इनके खिलाफ क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन भी होगा और इनको जनता भी जवाब देगी। और आप बंगाल की बात करें तो ममता बनर्जी एक फाइटर नेता है। आप बंगाल के चुनाव देख लीजिएगा, मोदी, अमित शाह और भारतीय जनता पार्टी को बंगाल की जनता करारा जवाब देगी, असम में भी करारा जवाब देगी, पांडुचेरी में भी करारा जवाब देगी भारतीय जनता पार्टी को देश की जनता। रजनीकांत वशिष्ठ जी राजनीतिक विशेषज्ञ हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रजनीकांत जी, जिस तरीके से ये महाभियोग दाखिल किया गया है और ये जो मेजॉरिटी है वो भी विपक्ष के पास है, लेकिन किसी संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति के खिलाफ बिना किसी ठोस न्यायिक साक्ष्य के आरोप के आधार पर महाभियोग का शोर मचाना क्या लोकतंत्र को मजबूत कर रहा है या फिर संस्थाओं को कमजोर करने का काम विपक्ष कर रहा है? और देश की जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है उसकी छवि कहीं ना कहीं अन्य देशों के लिए भी खराब हो रही है। देखिए, मुझे ऐसा तो नहीं लगता कि विपक्ष कोई गलत काम कर रहा है। अगर उसको जो है आपत्ति है, उसको शंकाएं हैं, तो उसका अधिकार है कि वो 100 से अधिक सदस्यों के आधार पर महाभियोग ला सके। चाहे वो सुप्रीम कोर्ट का जज हो या हाई कोर्ट का जज हो या चीफ इलेक्शन कमिश्नर। हाँ, ये है कि ऐसा पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ इस तरह का महाभियोग कभी भी आया नहीं है, लेकिन महाभियोग आया है। अब महाभियोग आया है तो संविधान में ये व्यवस्था है कि अगर महाभियोग आता है तो उसका एक प्रोसीजर है। कि साहब वो जो है वो डिपेंड करता है स्पीकर पर कि स्पीकर उसको रिजेक्ट करता है या एक्सेप्ट। अगर एक्सेप्ट करेगा तो कमेटी बनेगी, कमेटी वो जांच करेगी, कमेटी जांच करने के बाद में जो भी रिजल्ट आएगा वो सामने रखा जाएगा, फिर वोटिंग होगी। सो मैंने इट्स ए लॉन्ग प्रोसीजर, ऑफ कोर्स लॉन्ग प्रोसीजर। जहां तक विपक्ष का सवाल है तो विपक्ष तो कुछ ना कुछ तो करेगा ही करेगा ना। अगर मतलब उसको शंकाएं हो रही हैं
कि साहब हम जो है वो इलेक्शन कमिश्नर की पार्टीशनशिप की वजह से हम लोग हार रहे हैं चुनाव, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, यहाँ दो बातें हैं कि कोई बाध्यता नहीं है, कोई बाध्यकारी ऐसा कोई संविधान में प्रोविजन नहीं है कि जिसमें अगर महाभियोग लाने पर वो अपना चीफ इलेक्शन कमिश्नर का काम न करे। हाँ, नैतिकता एक जरूर है, जैसे कि स्पीकर साहब ने अभी दिखाई कि उन्होंने जब अगर उनके खिलाफ में अगर इम्पीचमेंट मोशन आया या मतलब उनको हटाने का मोशन आया, तो उन्होंने जो है नैतिक रूप से कहा कि मैं गद्दी पर नहीं बैठूं। अब जहां तक इलेक्शन कमीशन का सवाल है, तो वहां तो 3 लोग हैं, तो 3 लोग हैं, तो हो सकता है कि ये कि ज्ञानेश कुमार जी ये कह दें कि साहब जो है हम अलग रहेंगे प्रोसेस से, बाकी 2 लोग जो है काम संभालें। बट इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द मॉरल ग्राउंड्स। तो अब यह है कि कोई बाध्यता नहीं है उनकी कि उनको हटाया जाए। और जहां तक विपक्ष का सवाल है, तो विपक्ष तो देखिए सवाल उठाएगा ही, अगर उसको लगता है कि हम चुनाव हार रहे हैं, इलेक्शन कमीशन की वजह से हार रहे हैं, या इलेक्शन कमीशन हमारे साथ पूरी तरह से न्याय नहीं कर रहा है। मैडम जी जी बिल्कुल। कैप्टन आई सिंह भदौरिया बीजेपी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। महेंद्र सिंह जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। कैप्टन आई सिंह का रुख करना चाहूँगी मैं। जिस तरीके से विपक्ष आरोप लगा रहा है कि चुनाव आयोग जो है वो आपकी बी टीम की तरह काम कर रहा है, तो क्या सत्ता पक्ष के तौर पर आप ये स्पष्ट कर सकते हैं कि आयोग की पारदर्शिता जो है वो सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने अब तक क्या ठोस कदम उठाए हैं, और जिस तरीके से विपक्ष महाभियोग का शोर मचा रहा है, इसको लेकर भी क्या कहना है? देखिए, विपक्ष का काम बन गया है हर एक जितनी भी हमारी जो संवैधानिक एजेंसियां हैं उनके ऊपर आरोप लगाना, मगर और इस आरोपों को लेकर ये बार बार सुप्रीम कोर्ट भी पहुंचे हैं, मगर साबित कहीं नहीं कर पाए। अब उन्होंने देखा कि महाअभियोग लाके और बदनाम किया जाए, तो इससे इन्हीं विपक्षी पार्टियों की छवि जरूर खराब होती है, मगर जो हमारी स्वतंत्र एजेंसियां हैं, संवैधानिक एजेंसियां हैं, संविधान से इन्हें अधिकार मिले हैं, उस अधिकार का वह यूज करती है। गलत ये लोग हैं, जिस तरह से ये वोटर लिस्ट बनवाते हैं उसमें इतने फर्जी नाम जुड़वा देते हैं। अगर चुनाव आयोग उनको हटा रहा है तो वो उसका अधिकार है, और यही तो चुनाव आयोग का काम है कि अगर इसमें कहीं वोटर लिस्ट में कहीं नाम फर्जी जुड़े हुए हैं या ऐसे नाम है जो इस दुनिया में ही नहीं है और वो फिर भी उस लिस्ट में नाम चल रहे, या ऐसे नाम है कि जो यहाँ भी है दूसरी जगह भी है, तो यही तो चुनाव आयोग का काम है कि वोटर लिस्ट को साफ सुथरा नेट एंड क्लीन बनाना। वो अपना बखूबी काम कर रहा है, और यही बिहार में देखने को मिला था कि बिहार में जब पहली बार बिहार में जो वो चुनाव आयोग ने पूर्ण रूप से अपना जब SIR कराया और वहां जब सुप्रीम कोर्ट तक लोग पहुंचे, विपक्षी पार्टियां सुप्रीम कोर्ट पहुंची, तो कोर्ट माननीय न्यायपालिका ने यही कहा कि जिसके आप नाम बता रहे हो कि इतने नाम कट गए, इतने नाम कट गए, आप इसमें से कुछ लोग लाइए या खड़े करिए। तो ये 5 लोग नहीं ले जा पाए जो ये कह दे कि साहब मेरा वोटर लिस्ट नाम कट गया है। तो प्रमाण तो सामने दिखाई दे रहा है, बताने की जरूरत ही नहीं है, मगर समस्या वो है कि हताश इसलिए है कि जनता अब इनकी जितनी कारगुजारियां, इनकी बेईमानियां, इनका परिवारवाद है, इनका भाई भतीजावाद है, जनता इससे ऊब चुकी है, इसलिए इनको अब जो है ना वोट देती नहीं है। तो ये ठीकरा फोड़ रहे हैं एजेंसियों के ऊपर, बात इतनी सी है। चलिए ठीक है, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, इसके बाद महेंद्र जी का भी रुख करेंगे। आप सभी हमारे साथ बने रहिएगा, रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जो हाजिर होता है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है, और बात कर रहे हैं विपक्ष मुद्दों से भटका सीसी पर अटका। इस तरीके से एक 7 पन्नों का 7
आरोप लगाए गए हैं 10 पन्नों की चार्जशीट पे और विपक्ष ने महाभियोग का मोर्चा खोल दिया है। और ऐसे में चुनाव आयोग पर कई आरोप विपक्ष पहले भी लगाता आया है। चर्चा आज इसी मुद्दे पर कर रहे हैं। मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। महेंद्र सिंह जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। महेंद्र जी, कैसे देख रहे हैं महाभियोग को? और सत्ता पक्ष का साफ तौर पर यह कहना है कि विपक्ष जो है उनके पास मुद्दे नहीं बचे हैं और वो अब चुनाव आयोग पर आरोप लगा रहा है। तो हार का टेकरा किस पर फोड़ना है, ये विपक्ष ने पहले ही तय कर लिया। नहीं, मुझे नहीं लगता कि ऐसा है, क्योंकि मुख्य चुनाव आयुक्त के ऊपर लगातार विपक्ष आरोप लगाता रहा है। बहुत पहले से, लोकसभा चुनाव से पहले से लगाता रहा है। तो ये कोई नया मामला नहीं है कि चूंकि भरोसा नहीं कर पा रहा है विपक्ष और ज्ञानेश कुमार जी के ऊपर, और इस वजह से वो जो जितने भी ऑप्शंस विपक्ष के पास हैं संवैधानिक तौर पर, उनका इस्तेमाल कर रहा है। इसमें सत्ता पक्ष या विपक्ष दोनों लोग मिलकर अपने अपने हिसाब से रणनीति का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब विपक्ष के पास सुप्रीम कोर्ट जाने का मौका था, सुप्रीम कोर्ट गया। विपक्ष के पास लोक संसद में जाने का मौका है, तो संविधान के तहत वो अधिकार मिला हुआ है, तो उसका इस्तेमाल वो कर रहे हैं। इसमें कहीं मुझे नहीं लगता है कि चूंकि राजनीति है, राजनीति में हर पार्टियां, हर दल जीतने के लिए जो भी कुछ हो सकता है वो करता है। तो उसकी मैं मानता हूं कि विपक्ष के पास जो भी कुछ कर सकने की स्थिति है, उसके हिसाब से वो अपनी चाल चल रहे हैं। सत्ता पक्ष के पास जो है वो अपने हिसाब से चलेगा। निश्चित तौर पर संख्या बल के आधार पर तो देखा जाए तो ये इम्पीचमेंट विपक्ष को जीतना बड़ा मुश्किल है, लेकिन कम से कम ला सकते थे उसको, तो वो लेकर के आए हैं। अब आगे इसकी परिणति क्या होगी ये अलग बात है, लेकिन इससे कम से कम एक मैसेज देने में वो कामयाब रहेंगे कि देखिए, अपने मतदाताओं को खास तौर पर, कि देखिए मेरे से जो कुछ हो सकता है वो मैं करूँगा। और ख़ास तौर पर ममता बनर्जी जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में भी अपीयर हुई थी, तो वो एक मैसेजिंग उन्होंने अपने मतदाताओं को दिया कि देखिए हम आपके लिए खड़े हैं, हम जहाँ तक संभव है कानूनी तौर पर हम वहाँ तक जाएंगे। तो देखिए, दोनों पार्टियां, दोनों दल एक तरीके से गुट कह सकते हैं कि वो जीतने के लिए कर रहे हैं, और राजनीति में जीतना सबसे महत्वपूर्ण है। वो कैसे जीतना है, किस तरीके से जीतना है, ये सब उसी की रणनीति का एक हिस्सा है। और पॉलिटिक्स है तो पॉलिटिक्स में तो पॉलिटिक्स होनी है, राजनीतिक दल हैं तो राजनीति होनी है, इसमें तो कहीं कोई वैसी बात है नहीं। अब एक चौंकाने वाली जो बात है, वो एक बड़ी गंभीर बात यही है कि 60 लाख से ज़्यादा मतदाता जिनके नाम नहीं है, ये एक थोड़ी गंभीर बात है कि 2024 की जब लोकसभा के चुनाव हुए थे, तब इन्हीं मतदाताओं ने मत डाले होंगे। तो इतने 60 लाख, जहां पर 7 करोड़ 60 लाख के या 66 लाख के आसपास मतदाता हैं टोटल वैलिड, जो पहले थे जिनमें अब कटे हैं, तो ये बहुत बड़ी संख्या है। ये मतलब ये गंभीर सवाल पैदा करती है कि आप किसी भी पार्टी से ना हो, आप निष्पक्ष तौर पे सोच के देखें कि इतनी बड़ी तादाद में कैसे मतदाता वहां पर पहले थे और अब काटे गए। ये सवाल जरूर सीईसी के खिलाफ थोड़ा सा अविश्वास पैदा करता है कि इतनी बड़ी तादाद अगर पहले से थी तो पहले के चुनावों का क्या होगा, पहले के चुनाव वैलिड कैसे रहेंगे, फिर लोकसभा का चुनाव कैसे वैलिड है अगर इतने फर्जी मतदाता थे। और ये 1-1.5 साल 2 साल में इतनी बड़ी संख्या आ जाए, ये गंभीर सवाल पैदा करता है। जबकि हर साल जनवरी के महीने में लोग अपने मतदाता उसको, जो इनका रिवीजन होता है जोड़ने और हटाने का, तो वो तो हर साल होता है, तो सतत प्रक्रिया रहती है। अब इस बार एसआईआर हुई है वो अलग बात है। तो इतने ज़्यादा फर्जी अगर मतदाता हैं या जिनकी मौत हो चुकी या जो भी कारण रहे हों, तो ये थोड़ा गंभीर सवाल पैदा करता है। मतलब बहुत बड़ी संख्या है ये, जहाँ पर 7.5 करोड़ मतदाता हों, उसमें 60 लाख मतदाता फर्जी पाए जाएं, तो मैं मानता हूँ कि इसमें जांच तो होनी जरूरी है। और सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला आएगा पता नहीं अभी, लेकिन निश्चित तौर पर जिस तरीके से एसआईआर हुआ है उस पर सवाल तो बनते हैं। कैप्टन अयत सिंह भदौरिया जी का रुख कर लेते हैं। ममता बनर्जी आरोप लगा रही हैं कि एसआईआर के जरिए सीधे सीधे उनके कैडर पर सेंधमारी की जा रही है, और
बीजेपी जानबूझकर उनके कैंडर पर सेंधमारी इसलिए कर रही है ताकि उनको सत्ता से हटाया जा सके? निश्चित तौर पे बांग्लादेश से भारी संख्या में रोहिंग्या बांग्लादेशी सबसे पहले बंगाल में ही आता है। मैं एक राजनीति तो के जैसा अलावा अभी महेंद्र सिंह कह रहे थे, तो इसका मतलब आप ये कहना चाहते हैं जो 60 लाख लोग हैं ये 1.5-2 साल के अंदर आ गए? आप मेरी बात को पहले सुने। मैं राजनीति के अलावा उससे पहले आर्मी में भी रहा हूं और बांग्लादेश के भारत और बांग्लादेश के बॉर्डर पे मेरी भी पोस्टिंग रही है। और मेरी पोस्टिंग उस टाइम थी जब हिंदुस्तान में बीजेपी की सरकार नहीं थी, सरकार थी यूपीए की। सोनिया गांधी, राहुल गांधी की, मनमोहन मुखर्जी हुआ करते थे। मैं देखता था कि हमारे अगर जवान वहां बॉर्डर पे खड़े होके अगर घुसपैठियों के ऊपर रोक लगाते थे तो उन्हें एक छुट भैया नेता ऐसी धमकी देता था, बोले जेल में जाना है या बोले घर में जाना है, तो आगे रोकने की बात। तो आप शांति से देखते रहिए और अपनी जगह पे बैठे रहिए। इस तरह की धमकी मिलती है। अगर किसी अधिकारी ने अपना साहस दिखाने की कोशिश की, उनके ऊपर रोक लगाई, उमेश जी, इसके बाद आते हुए तो वाकई में उसको सस्पेंड करके और जेल तक पहुंचाया गया है। ये स्थिति थी बॉर्डर पे। आज वो कह रहे हैं कि इतनी भारी संख्या में आ कहां गया। इतनी भारी संख्या में बांग्लादेश से रोहिंग्या घुसा है वहां, और ज्यादा से ज्यादा कहने को तो पूरे देश में है बांग्लादेशी, मगर सबसे ज्यादा है तो बंगाल में है। और उनके सबसे पहले अगर वोटर कार्ड, आधार कार्ड फर्जी जो बनते थे वो भी बंगाल में ही बनते थे। मैं आर्मी इंटेलिजेंस में भी रहा हूं, ये सब चीजें हमने देखी है, बड़े नजदीक से देखी है। अब इनके ऊपर राजनीतिक है, पत्रकार है, वो अपने अपने हिसाब से अपना विश्लेषण करते हैं, मगर सत्यता ये है कि बंगाल में अगर रोहिंग्यों को एक एक चुन के निकाल दिया जाए, वोटर लिस्ट से हटा दिया जाए, तो ममता बनर्जी कभी चुनाव जीत ही नहीं सकती है। अब बौखलाहट उनकी इसलिए है कि अभी जो 2-3 बार के उनके जो चुनाव रहे वो इन्हीं के आधार पर वो जीतती रही, और अब उन्हें लग रहा है कि जो इतना फर्जी वोट था वो वोटर लिस्ट से बाहर हो रहा है, तो अब उन्हें लग रहा है कि मुश्किल है जीतना, इसलिए वो बौखला रही है। सत्यता इसमें कतई नहीं है। जो भी मैं देख रहा हूं, चुनाव आयोग हो, कोई भी एजेंसी हो, सरकारी एजेंसी कभी किसी के पक्षपात में खड़ी नहीं होती। उसे मालूम है कि सरकार कोई भी सरकारें तो आएंगी जाएंगी, मगर ये एजेंसियां अपनी जगह स्तर रहती, अपना काम करती है, ईमानदारी से करती, देश के लिए करती है। ठीक है उमेश जी। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता अभी मुंगेरी लाल के हसीन सपने की बात कर रहे थे। रोहिंग्या पूरे देश में चिल्लाते हैं। मैं पूछना चाहूंगा, ये ऑन रिकॉर्ड बताएं कितने रोहिंग्या 12 साल से भारतीय जनता पार्टी सरकार देश में है। गृह मंत्री अमित शाह अपने आप को बहुत बड़ा हिंदूवादी कहते हैं, और कितने रोहिंग्याओं को डिपोर्ट किया उन्होंने। हमारे विश्व गुरु के नेतृत्व में अमेरिका से पीछे हथकड़ी और पैर में बेड़ी बांध कर लोग भेजे गए अमेरिका से। ये बताएं कितने रोहिंग्या भेजा गया है। और जो मेरे मित्र अभी महेंद्र सिंह जी ने कहा, भाई 60 लाख यदि फर्जी मतदाता थे वेस्ट बंगाल में 60 लाख, तो आपका लोकसभा इलेक्शन तो फ्रॉड हुआ, उसमें क्या कहेंगे ये। और देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता कह रहे हैं बड़ा फेयर इलेक्शन हो रहा है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय जो कहेगा वो बात तो आप मानेंगे। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने क्या कहा, वेस्ट बंगाल में आप जुडिशियल अफसर्स अपॉइंट करिए, उनकी निगरानी में एसआईआर का काम होगा। न उनके लिए कोई पैसा दिया गया, न कोई व्यवस्था की गई। जुडिशियल अफसर की लिस्ट ना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस से पूछी गई, और जैसे इनको लगा भैया कि सब प्रक्रिया पूरी होगी तो उन्होंने तत्काल इलेक्शन डिक्लेयर कर दिया। ये वही इलेक्शन कमिश्नर है जिसने कि बिहार के चुनाव में 10,000 की रेवड़ी बांटने के लिए कोई आपत्ति नहीं की, और कांग्रेस जब राजस्थान में कुछ नागरिकों को देना चाहती थी, बोले नहीं आप ये कर नहीं सकते। बी टीम है, देश में चुनाव का एक नाटक हो रहा है। वी हैव बिकम अ बनाना रिपब्लिक। ठीक है, बीजेपी के प्रवक्ता का रुख कर लेते हैं। देखिए, जिस तरीके से पारदर्शिता का जिक्र लगातार विपक्ष कह रहा है, कह रहा है आप पारदर्शिता के साथ चुनाव कराइए, और आप जो भी चीजें आरोप विपक्ष लगा रहा है आप उनको स्पष्ट रूप से सामने रखिए। नहीं, सबसे बड़ी बात देखने में ये है कि अभी तक विपक्ष जो है ना, जो आरोप लगा रहा है, क्या उसमें कोई एक भी आरोप साबित कर पाया है? मैंने वही तो आपको एग्जाम्पल दिया। हाँ महेंद्र जी, मैं आती हूँ उसके बाद। बिहार चुनाव में भी ये आरोप सबसे पहले लगाए गए थे, राहुल गांधी ने लगाए थे। मगर राहुल गांधी से जब कहा गया कि आप चुनाव आयोग पे आरोप तो लगा रहे हो,
मगर आप एफिडेविट दीजिए, तो भाग गए, बोले एफिडेविट नहीं देंगे, उन्हें मालूम है एफिडेविट देंगे तो जो झूठ बोल रहे हैं उसमें फंस जाएंगे, पकड़े जाएंगे, जेल जाएंगे या कोर्ट में सिलेंडर करके माफी मांगेंगे। तो एफिडेविट देंगे नहीं मगर आरोप लगाएंगे। तो इसी तरह के आरोप जो विपक्ष लगा रहा है, आपके पास आधार तो होना चाहिए, कुछ सबूत तो होना चाहिए, किस आधार पर लगा रहे, खाली बस मुंह से बोल दिए और भाग लिए, तो ऐसे आरोप नहीं चलते हैं। उमेश जी मैं आऊंगी, लेकिन उससे पहले महेंद्र सिंह जी का वक्तव्य ले लेते हैं। अभी जैसे मैं दर्शकों को एक आंकड़ा बता दूं, संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी है UNHCR, उसका आंकड़ा है कि टोटल पूरी दुनिया में जो रोहिंग्या हैं वो करीब 18 लाख हैं। पूरी दुनिया में 18 लाख रोहिंग्या, म्यांमार के नागरिक हैं ये। 18 लाख रोहिंग्या पूरी दुनिया में। बांग्लादेश में 10 लाख हैं, म्यांमार में 6 लाख हैं जो इनका ओरिजिनल देश है, मलेशिया में 1 लाख, भारत में 20-25 हजार। जब पूरी आबादी ही 18 लाख है रोहिंग्याज की, तो 60 लाख रोहिंग्याज अपने हिंदुस्तान में कहां से आ गए? बड़ा सवाल ये है। बोलिए कैप्टन आयत सिंह जी। मैंने ज्यादा रोहिंग्या नहीं कहा है, बाकी आप जो कह रहे हो ये भी आपके आंकड़े बिल्कुल गलत है। आंकड़े आप विदेश के मत लीजिए, आपको अपनी एजेंसियों के आंकड़ों पे भरोसा नहीं है। विदेशी एजेंसियां कहते हैं वो सत्य है, यही तो आपकी सबसे बड़ी कमजोरी है। क्यों हमारा जो देश का प्रधानमंत्री कहे, बोले नहीं 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 ये तो गलत बोल रहा है, और अगर विदेशी कोई मीडिया कह दे बोले ये बात सत्य है। तो जब तक आप इस तरह की नीति अपनाते रहोगे, आप देश को आगे नहीं ले जाना चाहते हो, आप देश को अपने अंडर उतने में ही घुमाना चाहते हो। आज 2014 के बाद क्या देश ने विकास नहीं किया है? किस क्षेत्र में नहीं किया बताइए? एक क्षेत्र में आज जिन रोडों पे आप पहले चल रहे तो आज चल रहे हो, अपने दिल पे हाथ रख के देखो, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर 2014 से पहले ऐसे ही थे? जिन्होंने 60 साल शासन किया, क्या इन्होंने इस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर चलाने की कभी मंशा बनाई? अपनी नहीं बनाई, क्योंकि उन्हें सिर्फ सरकार चलाना है, इस देश को गुमराह करना है, देश को लूटना है। ठीक है उमेश जी, की सरकार चलाना है। उमेश जी देखिए, मेरे प्रश्न का उत्तर जो है भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता नहीं दे पाए, और मेरे कुलीग जो है महेंद्र सिंह जी ने इनसे बता दिया स्पष्ट आंकड़ों के साथ। अब इनको क्या है कि UNHCR समझ नहीं आता, UNHCR क्या है भाई? ये अंतरराष्ट्रीय संस्था है UNO की, उसने यदि कोई आंकड़े दिए तो वो उसमें किसी देश का कहां हाथ हो गया? और ये जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बड़ी नैतिकता की बात कर रहे हैं, देखिए TN शेषन साहब भी एक हमारे यहाँ के चुनाव आयुक्त हुए हैं, और उन्होंने जो देश में चुनाव की एक स्टैंडर्ड को, पारदर्शिता को, विश्वसनीयता को स्थापित किया, वो वर्तमान चुनाव आयुक्त के कार्यकलापों से ऐसा क्या हुआ कि पूरा का पूरा विपक्ष ही, ऐसा नहीं कोई एक पक्ष छूट गया, पूरा विपक्ष उनके खिलाफ महाअभियोग लेके आने वाला। और नैतिकता की बात तो भारतीय जनता पार्टी करे नहीं। भारतीय जनता पार्टी बड़ी से बड़ी दुर्घटना, उनके कोई मंत्री इस्तीफा देते नहीं। नैतिकता की बात में जो तो, है नहीं उमेश जी, देखिए पूरा विपक्ष एकजुट है, वो तो आपने इंडिया अलायंस बना के एकजुट कर लिया विपक्ष को, तो उसमें तो कोई बात ही नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आप आरोप लगा रहे हैं तो आपको सबूत भी तो देने होंगे ना। आज की तारीख में जो चुनाव है वो कैश, कम्युनिटी और करप्शन 3 चीजों से है। नोटबंदी करके जो भारतीय जनता पार्टी के पास खरबों रुपया आया है, वो आज भारतीय चुनाव की वास्तविकता हो गई है। आज कांग्रेस 70-75 साल देश को आजाद कराने से अभी तक है, लेकिन कांग्रेस से कहीं 50,000 के कमरे के दफ्तर नहीं है, और भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में 100 जगह पर 50 करोड़ से ऊपर के महल बने हुए दफ्तर में। तो पैसा कहां से आया? सरकार का क्या रुख होगा ये देखना होगा। चूंकि वक्त की कमी, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। और बात कर रहे थे विपक्ष मुद्दों से भटका सीसी परट का। विपक्ष महाभियोग लाने जा रहा है, जिसमें चुनाव आयोग पर कई आरोप विपक्ष द्वारा लगाए गए हैं। उन्होंने कहा कि SIR के जरिए जो विपक्ष का वोट है उसे काटने की कोशिश सत्ता पक्ष कर रहा है। फिलहाल के न्यूज की खास पेशकश में आता है, देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार।